लेकिन बहुत हद तक राहुल गांधी ने यह बता दिया है, विपक्ष के नेताओं ने यह बता दिया है कि किस तरफ चलना है, क्योंकि आरएसएस यूं नहीं कहता कि जाति जनगणना जरूरी तो है, लेकिन परंतु किंतु लगाता नहीं, क्योंकि वो तो इनका मास्टर माइंड है। जिस तरह बीजेपी वाले मास्टर माइंड खोजते रहते हैं, वैसे बीजेपी का मास्टर माइंड स्थापित तौर पर अगर कोई है तो वो आरएसएस है। और बीजेपी की क्या विसात जब आरएसएस ही इन किन प्रकारेण जाति जनगणना के लिए सहमति दे। और स्मार्ट सिटी का स्थिति ये है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ लग रहा है, जिससे बिजली का बिल बढ़ रहा है। वह सिटी जैसी की तैसी उसी तरह कूड़ेदान के स्वरूप में बनी हुई है। फिर वह चाहे लखनऊ हो, नोएडा हो या फिर इनके उत्तराखंड के शहर हो, हर जगह आप देखिए कि जहां ये बेहतरी का दावा करते हैं वहां गलत होता है। आजकल लगभग इस तरह की बातें होने लगी हैं कि राहुल गांधी ने जिन जिन मुद्दों को पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक महत्व दिया है, मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में उन मुद्दों को क्रमशः करके थोड़ा दाहिने और बाएं के साथ उसे मानती चली जा रही है। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें तो इसमें, इस नैरेटिव में कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2014-2019 में कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व को ट्रैप में ले रही थी, अपने नैरेटिव के तहत उनको दाहिने बाएं चलने को मजबूर कर रही थी, करीब करीब वही कदम ताल कराने की स्थिति में राहुल गांधी एक बार पहुंच गए हैं। और वह चाहे ओपीएस का मसला हो, या फिर जाति जनगणना का सवाल हो, या वक्फ बोर्ड की जमीनों का प्रश्न हो, या जमीन अधिग्रहण का सवाल हो, या किसान आंदोलन हो, या फिर आरक्षण हो, और या फिर लेटरल एंट्री हो, इन सारे ही सवालों पर सरकार करीब करीब आप मानकर चलिए कि राहुल गांधी के दिए हुए डिक्टेशन पर चलती नजर आ रही है। इससे यह बहुत साफ होता जा रहा है कि अब सरकार को अपने वश में जो करना होता है, जो जनता का पक्ष होता है, वह विपक्ष मूल रूप से 2024 मई के बाद दिखाई देने लगा है। जनता के लिए भी यह अच्छी चीज है, विपक्ष के लिए भी यह अच्छी चीज है, इस देश में रहने वाले नागरिकों के लिए भी अच्छी चीज है। और सबसे बड़ी उस अहंकार पर भी एक हथौड़ा है, जो अहंकार यह सुनने और समझने को तैयार नहीं था कि दूसरे की भी राय होती है, दूसरे का भी विचार होता है, दूसरे का भी पक्ष होता है, उस पर भी एक हथौड़ा है। और कल इस बचे खुचे हथौड़े पर जबरदस्त हथौड़ा सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया, जब उसने हथौड़ा बाबा यानी योगी आदित्यनाथ की पहलकदमी में शुरू किए गए बुलडोजर पर उसका न सिर्फ चाबी खींच लिया है, बल्कि 17 सितंबर की सुनवाई में उसका डीजल भी निकाल लेगी। और तो और आप यकीन करिए कि 17 सितंबर को यह बता देगी कोर्ट कि आप लोग किस तरह कानून और व्यवस्था का मखौल उड़ा रहे हैं। इस मजाक को समझिए कि किस तरह से उदयपुर में जो 23 अगस्त को घटना हुई, 17 अगस्त माफ करिएगा, उस घटना में एक किराएदार का नाबालिग बच्चा अपने साथ दूसरे एक बच्चे को चाकू मार देता है व्यक्तिगत रंजिश में, व्यक्तिगत गुस्से में। उस आधार पर उस मकान मालिक के यहाँ रहने के जुर्म में मकान मालिक का पूरा घर तोड़ दिया जाता है। तो जाहिर तौर पर इस सरकार को अभी भी डिक्टेशन में लाना बाकी है, लेकिन बहुत हद तक राहुल गांधी ने यह बता दिया है, विपक्ष के नेताओं ने यह बता दिया है कि किस तरफ चलना है। क्योंकि आरएसएस यूं नहीं कहता कि जाति जनगणना जरूरी तो है, लेकिन परंतु किंतु लगाता नहीं, क्योंकि वो तो इनका मास्टर माइंड है। जिस तरह बीजेपी वाले मास्टर माइंड खोजते रहते हैं, वैसे बीजेपी का मास्टर माइंड स्थापित तौर पर अगर कोई है तो वो आरएसएस है। और बीजेपी की क्या विसात जब आरएसएस ही इन किन प्रकारेण
जाति जनगणना के लिए सहमति दे चुकी। बीजेपी अपने को बचाने के प्रयासों में भी लगी। आप देखिए कि एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है जवानी जुमा खर्च के तौर पर कि हाँ साहब हम जाति जनगणना के साथ हैं इन केन प्रकारेण। दूसरी तरफ जाति जनगणना पर जो मुखर आवाजें हैं खासकर एनडीए की, उसको कॉर्नर करने की कोशिश हो रही है और कॉर्नर किया जा रहा है। आखिर एनडीए सरकार में मंत्री हैं चिराग पासवान, उनके बारे में 3 रहस्यमयी जो जानकारियां आजकल मीडिया में घूम रही हैं, वो किसके लिए घूम रही है? वो इसीलिए घूम रही हैं कि ज्यादा कूदो मत। गलती से चिराग पासवान ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में मामूली सी तारीफ राहुल गांधी की कर दी। जरा सोचिए कि कितना भय है, कितना डर है, कितना उधेड़ बुन है बीजेपी में राहुल गांधी को लेकर। इसको ऐतिहासिक रूप से भी समझना चाहिए। बीजेपी और आरएसएस के चिंतक इस बात को समझ रहे थे कि अगर गांधी परिवार से जुड़ा हुआ यह व्यक्ति सही मायने में इस देश के राजनीतिक नब्ज को पकड़ने लगा और उस नेतृत्व पर देश भरोसा करने लगा, तो जाहिर तौर पर इस जुमलेबाजी की राजनीति का द एंड हो जाएगा। यह ऐतिहासिक तौर पर समझ रहे थे। यह 2014 से भी पहले बीजेपी आरएसएस समझ रही थी और आज भी इस बात को समझ रही है। उसने एक तरीका और तिकड़म अख्तियार किया। उस समय 2013 के बाद चूंकि लगातार शासन में कांग्रेस रही, उसके नेतृत्व में सरकारें बनी या नहीं बनी तो वह साथ में सरकार थी, इसलिए जनता उबी हुई थी। इसलिए इनके बातों को सच मान लिया और माना कि देश के दूसरा जो नेतृत्व आएगा वो जाहिर तौर पर देश में विकास, देश में बराबरी, देश में शांति और सौम्यता का एक माहौल तैयार करेगा। लेकिन 10 साल में इनकी तमाम बातों पर जनता ने भरोसा भी किया। आप याद करिए कि विरोध करने वाले लेखकों, पत्रकारों, साहित्यकारों, इनके बैठे हुए मंत्रियों ने, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद ने कई बार यह बात कही कि हमारे खिलाफ बाकायदा पूरे देश के बुद्धिजीवियों को लगाया गया और उनको देशद्रोही गैंग कहा गया। जिन साहित्यकारों की कविताएं पढ़कर बच्चे बड़े होते हैं, जिन वैज्ञानिकों के रिसर्च से हमारा देश समृद्ध हुआ, जिन बुद्धिजीवियों की जानकारियों और विश्लेषणों से हम पीढ़ी दर पीढ़ी चीजों को समझते हैं, जिन इतिहासकारों के जरिए हम इतिहास को समझते हैं, उन सबको प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सरकार में बैठे लोग और उनके समर्थकों ने देशद्रोही कहा, अर्बन नक्सल कहा, माओवादी कहा, गालियां दी। यह सब कुछ यह देश इस बिना पर सहता रहा कि चलो यह भी सही, लेकिन मेरे बच्चे को रोजगार मिलेगा, दवाएं सस्ती होगी, गैस के सिलेंडर के दाम कम होंगे, बिजली के बिल का जो कर्ज है वो कम होगा, किसान की जो घाटा है वो खत्म होगा, खेती एक मुनाफे का सौदा बनेगी। तभी मोदी के इस जुमले को लोगों ने हाथों हाथ लिया कि 2022 जनवरी में मोदी ने यह दावा किया कि 2022 जनवरी में ये कहा मोदी ने कि किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। और अभी फिर से कल के अखबारों में छपा है, आज के अखबारों में छपा है कि कुछ हजार करोड़ रुपया फिर से मोदी ने दिया है कि किसान समृद्ध हो जाए। तो इस जुमलेबाजी का कभी तो अंत होगा। वो अंत का समय है, इसलिए जनता जो है वाकई उस नेता पर भरोसा करने को तैयार है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक बिना डरे खड़ा है। उस नेता के साथ तैयार है जो अपनी पार्टी से बाहर जाकर जमीन अधिग्रहण के कानून को देश हित में लागू करवाता है। उस नेता के साथ जनता खड़ा होने को तैयार है जो सच को सच बोल पाता है और झूठ को झूठ कह पाता है। वह बता पाता है, एक ब्राह्मण खानदान से पैदा हुआ इस देश के सबसे बड़े नेतृत्वकारी परिवार का वह बेटा राहुल गांधी कहता है कि देश में जाति जनगणना जरूरी है। और वह कोई नाटकीय अंदाज नहीं है मोदी की तरह, वह कोई जुमला नहीं है अमित शाह की तरह, वह न ही कोई नारा है संबित पात्रा की तरह और न ही कोई यह प्रवचन की लाइनें हैं बांसुरी स्वराज की तरह, बल्कि उसकी पंक्तियां दिल से निकल रही हैं और वह बोल रहा है लॉजिकली कि जातीय जनगणना इस देश में क्यों जरूरी है, क्यों 75 साल में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि देश की 85% हिस्से का भी 50% के संसाधनों पर भी राज हो। आप याद करिए कि उन्होंने दसियों बातें राहुल गांधी ने कही हिस्सेदारी की, लेकिन इन
कुंठित राजनीतिज्ञों को सिर्फ एक बात याद रही, और आप देखते होंगे तमाम टीवी चैनलों के डिबेट में वो एक ही बात करते हैं, यहाँ दलितों पिछड़ों के यहाँ से वो नहीं बनी, क्या है, विश्व सुंदरी नहीं, वाकई नहीं। इस देश में कोई पैमाना नहीं है कि सवर्णों के घरों की बच्चियां ही सुंदर या जो भी होती। तो ये सारे सवाल उठाकर यहां लाकर खड़ा कर दिया है कि इस समय दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों और आदिवासियों के समाज का एक बड़ा हिस्सा जो कि अपने समाज की भलाई चाहता है, उसको लगता है कि राहुल गांधी सही कह रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी देश की राजनीति को एक स्टेप ऊपर ले गए कि सिर्फ अपनी जाति का ही आदमी अपनी जाति की भलाई नहीं कर सकता है। अन्यथा एक वक्त ऐसा भी आ गया था हमारे देश में जब ये माने जाना लगा था कि सिर्फ हमारी ही जाति का आदमी हमारी भलाई कर सकता है। इसको एक समय में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू करके तोड़ा था। यह नेक्स्ट स्टेप है राहुल गांधी का, जो कि वह अपनी जाति से ऊपर समाज के हित में, देश के हित में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उस नैरेटिव को पकड़ने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, लेकिन उलझती और फंसती जा रही है, और सबसे बड़ी बात एक्सपोज होती है। हर स्तर पर यह सरकार फेल है, हर तरीके से, हर दांव पर ये फेल है। और आप याद करिए ना वो सिलसिला, कहां गया स्मार्ट सिटी, कहां गए गांव लिए गोद। इनकी चर्चा भले ना मीडिया करे, इसकी चर्चा भले न यूट्यूबर्स करे, लेकिन जनता के दिलों में याद है कि हमारा गांव कभी कहा गया था कि यह गोद लिया गांव है, और उस गोद लिए गांव की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। स्मार्ट सिटी, आप सोचिए, देश के बहुतायत शहरों को इन्होंने स्मार्ट सिटी कह दिया, लेकिन जिन महानगरों में हम और आप रहते हैं वह भी आज तक स्मार्ट सिटी नहीं बन पाए। बल्कि जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से प्रदूषण का स्तर, गर्मी का स्तर, रहने की स्थितियां, और यहां तक कि शहरी मध्य वर्ग के लिए चोरी चकारी जैसी स्थितियां भी शहरों में बढ़ती जा रही हैं। और स्मार्ट सिटी का स्थिति ये है कि स्मार्ट मीटर सिर्फ लग रहा है जिससे बिजली का बिल बढ़ रहा है, वह सिटी जैसी की तैसी उसी तरह कूड़ेदान के स्वरूप में बनी हुई है। फिर वह चाहे लखनऊ हो, नोएडा हो, या फिर इनके उत्तराखंड के शहर हो, हर जगह आप देखिए कि जहां ये बेहतरी का दावा करते हैं वहां गलत होता है। तो शुरू में जनता ने कहा कि भाई 1-2 साल में तो आप नहीं आंक सकते हैं, 5 साल में भी आप नहीं आंक सकते हैं। फिर जनता ने कहा अब 10 साल तो देना बहुत जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह को दिया गया। ये सब देखिए, जनपक्षधर पत्रकार होने के नाते मेरा सदा से मानना रहा है कि जनता के पास एक ही तो स्टेक है। भाई 140 करोड़ के इस देश में जनता के पास, अगर इस देश को आप एक कंपनी मान लें और 140 करोड़ देशवासियों को शेयर होल्डर मान लें, तो उसके पास एक अंगुली का ही तो शेयर है। उस उंगली के शेयर से इस देश को वो चलाती है, और यहां जब वह गच्चा खाती है तो अगले 5 साल का इंतजार करती है। और वह इंतजार किया। और मोदी के साथ तो एक और अच्छी चीज रही, वहां भी इन्होंने धोखा दिया कि लोगों ने रिश्तेदारी की तरह मोदी को लिया, मोदी को अपने नायक की तरह लिया, मोदी को अपने महापुरुष की तरह लिया, जो कि किसी भी भारतीय राजनीति में इंदिरा गांधी के समय में तो था नहीं। लेकिन बाकी मेरे कम से कम 30 साल से राजनीति देख रहा हूं, इन राजनीतिज्ञों में किसी को वह इज्जत, वह फक्र, वह प्रेम, वह लगाव नहीं मिला जो मोदी को मिला। लेकिन बावजूद अगर आप कहोगे कि हम दे रहे हैं रोजगार और लड़के बेरोजगार होंगे, अगर आप कहोगे कि हम दे रहे हैं परीक्षा और लीक कर दोगे, अगर आप कहोगे कि है यहाँ भ्रष्टाचार का खात्मा और बिना पैसा दिए फार्म भी नहीं भरा जाएगा, तो जाहिर तौर पर लोग कितना समय आपको सिर्फ इसलिए मानेंगे कि आप पहली दफा आए हो, आप चाहते हो। और दूसरा कि जो मैंने गुजरात के बारे में कहा, वह भ्रम भी बहुत काम किया कि गुजरात के सच को न आने देना, मीडिया के खास सेक्शन द्वारा, उद्योगपतियों द्वारा गुजरात का प्रचार कराया जाना, प्रचार को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करना कि महान है गुजरात। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि कोई गुजरात चला जाए और गुजरात की सड़कें देख ले तो उसकी सड़कें हमारे उत्तर प्रदेश से गई गुजरी हैं, और यह पूरे गुजरात की हालत है, और गुजरात के देहातों में तो और बुरी स्थितियां। लेकिन सवाल यह है कि उसको उजागर कौन, वह प्रश्न था
यही स्थिति भारत में हो गई। आपको आश्चर्य, जैसे सब लोग उबे पड़े हैं, क्यों राहुल गांधी बार बार, क्यों अखिलेश यादव, क्यों तेजस्वी यादव लोगों को अब अपील करने लगे हैं, क्यों संजय सिंह बड़े नेता हो गए हैं, क्यों मनोज झा की बातें अच्छी लगने लगी हैं, क्यों केजरीवाल की बातें जेल के भीतर या बाहर से अच्छी लगी, क्योंकि मोदी की जुमलेबाजी ही बार बार आ रही है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।